हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक होगा सेकंड फलन का प्रतिलोम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सेकंड फलन का प्रतिलोम। देखिए, तो सेकंड फलन जो भी हम नाम दिए हैं, इसका मतलब ये होगा कि हम इस सेकंड को, इसका शॉर्ट फॉर्म सेक को किसी भी एक चर x, y, z, p, q, अल्फा, बीटा इत्यादि किसी भी एक चर के लिए हम इसे परिभाषित करेंगे। अर्थात इसे परिभाषित करना होगा सेक x, सेक y, सेक z, सेक p, सेक q, सेक अल्फा एंड सेक बीटा, और इन सभी को हम एक फलन f, g, h एनीथिंग किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। f, g, h, हम इसके बाद यहाँ a भी ले सकते हैं, b ले सकते हैं, c ले सकते हैं, d ले सकते हैं। हम फलन द्वारा इसे परिभाषित करें, किसी फलन द्वारा। अब देखिए, ये चर x से परिभाषित है, अर्थात f के साथ x जुड़ेगा। ये चर y से परिभाषित है, तो g के साथ हम y को जोड़ेंगे। ये सेक जो है z के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हम z से परिभाषित करेंगे, इसको p से, इसको q से, इसको अल्फा से और इसको बीटा से। अनेकों प्रकार से हम इसे निरूपित कर सकते हैं। तो अब हम इसे एक भाषा दे दें, तो माना कि एक फलन f such that r tends to r, माना कि एक फलन f such that r tends to r, हम इसे परिभाषित कर दें x, अल्फा, बीटा, थीटा, इसके द्वारा परिभाषित करना है। fx बराबर सेक x द्वारा परिभाषित है। तो हम इसे कुछ यूं प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, जब फलन f r टेंड्स टू r है, तो सेक x जो होगा ये भी हमारा r टेंड्स टू r होगा, एक चर x के लिए सेक सच दैट r टेंड्स टू r। परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, ये देखिए, तो आप लोग जानते हैं सेक 90 का वैल्यू कितना होता है। यदि मैं आपसे बोलूं सेक 90, तो ये वैल्यू निकालना आसान है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, अपरिभाषित, अर्थात 90 डिग्री एक वास्तविक संख्या r के लिए इसका जो परिसर है वो r नहीं है। क्या होगा? वास्तविक संख्या r यदि प्रांत में है तो परिसर में अपरिभाषित संभव नहीं। तो ऐसी अवस्था में हमें इसके प्रांत को, अर्थात ये जो r है, इसे कुछ समायोजित करना होगा। अर्थात इसमें हम जानते हैं कि इसका मान संभव नहीं है, तो इसे हम लोग कुछ यूं लिखेंगे, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z टेंड्स टू r। रीजन क्या है? क्योंकि सेक पाई बाई 2 का मान, यहाँ की रीजन लिख देते हैं, क्योंकि सेक पाई बाई 2 का वैल्यू अपरिभाषित होता है, जो कि r में उपस्थित नहीं होता है। बात समझ में आई? हमने इसी कारण ये लिखा है। अब आप यहाँ n का मान, ये पूर्ण संख्या z में से कोई भी पूर्णांक आप मान डालिए, 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, इसके लिए पाई बाई 2 का ये गुणज होगा, और उन सभी मानों के लिए इसका परिसर अपरिभाषित होगा सेक फलन का। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि यहाँ कुछ निश्चित हो गए। यहाँ r में से कुछ मान
कम हो गए, यानी कि पाई बाई 2 के जो गुणज थे उन्हें घटा दिया गया, परंतु यहाँ तो ज्यों का त्यों है, यहाँ कोई कमी नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये कुछ कम संख्याओं का परिसर पूरा आ रहा है, अर्थात यह बहुएक फलन हो गया। ये क्या हो गया? अब बहुएक फलन है। और आपको ये पता है कि किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी संभव हो सकता है यदि वह एकैकी आच्छादी हो। यदि कोई फलन एकैकी आच्छादी होता है तो ही उसका प्रतिलोम फलन संभव होता है। लेकिन यहाँ तो हमें मिल गया बहुएक फलन, अर्थात हमें इसके प्रांत और परिसर, अभी भी जो हमें यहाँ प्रांत और यहाँ जो परिसर दिया है इन्हें समायोजित करना है। कुछ ऐसे अंतरालों में समायोजित करना होगा जिनके लिए हमारा जो शेक फलन है एकैकी आच्छादी हो जाए। यदि ये फलन एकैकी आच्छादी हो जाते हैं तो इनका प्रतिलोम संभव है। क्लियर? तो चलिए इसके लिए सबसे बेहतरीन होगा हम शेक फलन का ग्राफ पढ़ेंगे। यदि शेक फलन का ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा तो वहीं से हम जो हमारे अंतराल हैं उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट डालेंगे, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा, इसको नहीं नोट कीजिएगा, बस इतना ही सब नोट कीजिएगा, इसको नहीं रखना है। ये बहुएक फलन हो गया है। हमें इसको एकैकी आच्छादी बनाने के लिए शेक फलन का ग्राफ चाहिए। तो चलिए बच्चों हम लोग शेक फलन का ग्राफ सीखते हैं। अगला मैं पॉइंट दे रहा बाबू, शेक फलन का ग्राफ। और इसका जो ग्राफ है जो कुछ निश्चित मान है जिन्हें आपको वैल्यू ज्ञात है, हम उन्हीं पर इसका ग्राफ निकालेंगे। तो पॉइंट होगा हम लोग का सेकेंड फलन का ग्राफ। तो अभी हम लोग काम करेंगे सेकेंड फलन के ग्राफ को ज्ञात करेंगे। चलिए जरा हम लोग यहाँ कुछ वैल्यू को लिख लेते हैं, सेकेंड फलन के कुछ वैल्यू जिन्हें हमें वैल्यू पहले से ज्ञात है। देखिए अब आपको अभी मैंने लिखा था fx इक्वल टू sec x, इसे हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y हमने क्यों दिया? इस कारण से दिया ताकि हमें दो ही अक्ष प्राप्त होते हैं, एक x होता है और एक अक्ष y होता है। दो अक्ष हमें ज्ञात होते हैं, x अक्ष और y अक्ष, उसको हम x और y के रेस्पेक्ट में मान लिख दिए हैं। चलिए x y आपको पता है 0 डिग्री का वैल्यू सेक में। इसके बाद आपको पाई बाय 3 अर्थात पाई बाय 6 अर्थात 30 डिग्री का मान। आगे बढ़ेंगे पाई बाय 4 45 का, पाई बाय 3 60 का, पाई बाय 2 90 का। हाँ बाबू, इसके बाद जो पढ़ाया जाता है ये देखिए यहाँ से यहाँ ये होता है हम लोग का 0 या 2 पाई, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई और ये होता है 3 पाई बाय 2। आज मैं आप लोग विशेष शब्द सिखाने वाला हूँ कि आगे का मान हम कैसे लिखते जाएंगे। तो देखिए पाई बाय 2 यहाँ तक तो आप आ गए। इससे आगे बढ़ने के लिए हम इससे इतना ही थीटा को, यही थीटा सेम रहेगा, बस इससे आगे जाएंगे तो इसको रोटेट करेंगे पीछे की ओर। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला होगा पाई माइनस थीटा। इक्वल 1 होता है, चौथांश नंबर 2 होता है, 3 होता है और हर बार हम 0 से पाई बाय 2 के मान को ही रिपीट करेंगे। एक बार इस प्रकार से आएंगे तो डायरेक्ट 1 के लिए, फिर यहाँ से पीछे लौटेंगे तो 2 में जाएंगे, लेकिन इसका शर्त है कि पाई माइनस थीटा के लिए जाएंगे। ध्यान दीजिए पाई माइनस थीटा। जैसे देखिए अब यहाँ हमें मान रखना है तो पाई माइनस पाई बाय 2, पाई में से पाई बाय 2 घटाइए, आपका पाई बाय 2 ही आ गया। इसका रिजल्ट सेम रह गया तो बीच का है जम करते हो गया। लेकिन अब इसके बाद आप आगे जाएंगे तो पाई में से पाई बाय 3 घटा दीजिए, कितना होगा 2 पाई बाय 3। तो अगला हमारा वैल्यू कितना होगा? फिर अगला जाना होगा, देखिए जितना आगे बढ़िए उतना ही यहाँ से पीछे जाइए। अब अगला है तो पाई में से हमने पाई माइनस पाई बाय 4 यानी कि 4 को पाई
माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 मान हो गया हम लोग का 3 पाई बाई। अब इधर आगे जो है इसको थोड़ा पीछे आएंगे तो पाई माइनस पाई बाई 6 घटा दीजिए 5 पाई बाई 6, मैं यहाँ लिख देता हूं। अब और आगे जाना है तो 0 घटाना है तो पाई माइनस 0 कीजिए तो पाई। समझाया बढ़िया से। अब देखिए यदि आपको चतुर्थांश नंबर 3 की ओर बढ़ना हो, अब ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक जो आपका वैल्यू था ये चतुर्थांश 1 था, यहां से यहां तक हम लोग 2 कर लिए। अब हम लोग 3 की ओर बढ़ेंगे तो 3 का फार्मूला पाई प्लस थीटा, और इस बार जो हम लोग यहां गए थे इस बार हमारा रोटेशन फिर वापस पीछे की ओर हो जाएगा, ये इसके लिए होगा। तो देखिए अब यहां से हम लोग घटाएंगे तो चलिए यहां से माइनस किया जाए पाई माइनस 0 पाई, पाई माइनस पाई बाई 6 पाई, सॉरी पाई प्लस पाई बाई 6। ध्यान दीजिएगा हम यहीं से जाएंगे क्योंकि रोटेशन अब जो है हम लोग पाई बाई 2 से 0 की ओर आए थे, अब हम लोग 0 से पाई बाई 2 की ओर बढ़ेंगे। देखिए ऐड करते हुए 6 एक 7 पाई बाई 6, देखिए 7 पाई बाई 6, और आगे बढ़ना है तो जोड़ देंगे पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 ऐड कर दीजिए, और आगे बढ़ना है इसमें ऐड कीजिए पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, आप जोड़ते जाएंगे और आगे बढ़िए पाई प्लस पाई बाई 2 जोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट आएगा 3 पाई बाई 2, ये आपका रिजल्ट हो गया 3 पाई बाई 2। फिर जब आप आएंगे चतुर्थांश नंबर, ये आपका हुआ चतुर्थांश 3। जब आप चतुर्थांश 4 की ओर जाएंगे तो 4 का फॉर्मूला होता है 2 पाई माइनस थीटा, और इस बार आपको वापस पाई बाई 2 से 0 की ओर आना है। ध्यान दीजिएगा वापस पाई बाई 2 से 0 की ओर, बस 2 पाई माइनस थीटा करते हुए, जैसे 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 दूनी का 6 में से गया पाई पाई बाई 3, हमने यहां मान का रख दिया पाई पाई बाई 3, और पीछे जाना है तो इसको घटाएंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 4 दूनी का 8 में से गया तो 7 पाई बाई 4, हमारा अगला वैल्यू हुआ 7 पाई बाई 4। फिर घटाएंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो यहां आपका रिजल्ट आएगा 11 पाई बाई 6। फिर 2 पाई माइनस 0 ओनली 2 पाई। यही प्रोसीजर हमारा बढ़ते रहेगा, लगातार हम लोग बढ़ते जाएंगे, यही काम होगा हम लोग का। अब हम ये काम करते हैं चतुर्थांश के अकॉर्डिंग इन मान भी हम रखेंगे, उसके अनुसार चिन्ह के साथ मान रखेंगे। चलिए देखिए यहां से हमारा चतुर्थांश नंबर 3 है, 4 आएंगे, 3 तक हो गया था। देखिए सेक 0 का मान जो होता है सेक 0 में आएंगे तो रिजल्ट आपका 1 होता है। सेक पाई बाई 6 मतलब सेक 30 का जो मान होता है रूट 2/√3 होता है, 2/√3, और पाई बाई 4 का मान √2, पाई बाई 3 का मान 2, और पाई बाई 2 का मान अपरिभाषित। ध्यान दीजिएगा चतुर्थांश के अकॉर्डिंग ही हम अब मान को भी वैसे ही उल्टा ही बढ़ते जाएंगे, उल्टा जो प्रोसेस हम बताए थे 2 पाई 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई। देखिए सेक जो होता है पहले वाले में माइनस, दूसरे में सॉरी पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, तीसरे चतुर्थांश में भी माइनस होता है, और चौथे में यह सेक प्लस हो जाता है। अर्थात अब हम मान को यहाँ फिर इसमें 2 लिखेंगे, √2 देंगे, 2/√3 करेंगे और 1 ले जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे की ओर बढ़ते जाएंगे 2/√3 √2 2 अपरिभाषित। फिर आगे बढ़ेंगे 2 √2 2/√3 और 1, बस सारे मान वही रहेंगे। ठीक है, अब यहां से हमें इसका चिन्ह डालना होगा। देखिए फर्स्ट चतुर्थांश के लिए कोई चिन्ह नहीं बदले, लेकिन सेकंड में यह माइनस होता है, जिस कारण से माइनस हो जाएगा। थर्ड में भी यह माइनस होता है,
तो ये सवरा का वैल्यू इसका माइनस हो जाएगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में यह प्लस रहता है, इस कारण से इसे प्लस नहीं रहेगा। तो देखिए हम लोग इस प्रकार से मान रख लिए, जितना हमें ज्ञात है जनरली जिस पे हम लोग काम करते हैं 2 पाई तक का मान हमें साधारणतः याद रहता है। अब हम इसके लिए एक सुटेबल ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से हम अंतराल को समायोजित करेंगे प्रांत और परिसर के लिए। चलिए अब ग्राफ के लिए काम किया जाए। मैं कई बार ग्राफ बना चुका हूं, हर बार हम लोग 16 पॉइंट ही लिए हैं, फिर से एक बार गिनते हैं इसके लिए भी। देखिए 0 तो 0 है, 0 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉइंट आप लेंगे यहाँ पे। दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। जितना हम दाहिनी ओर लेंगे उतना ही हम बाएं ओर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। जितना हम दाहिनी तरफ गए हैं उतना ही हम बाईं तरफ आए हैं। चलिए मान को निरूपित कर देते हैं। पाई बटा 6, पाई बटा 4, पाई बटा 3, पाई बटा 2 और बड़ी 2 पाई बटा 3, 3 पाई बटा 4, 5 पाई बटा 6 और पाई। फिर आगे बढ़ेंगे 7 पाई बटा 6, 5 पाई बटा 4, 4 पाई बटा 3, 3 पाई बटा 2। आगे बढ़ेंगे 5 पाई बटा 3, 7 पाई बटा 4, 11 पाई बटा 6 और 2 पाई। ये आपका x अक्ष है, ठीक है। और उतना ही मान हम बाईं तरफ माइनस में आएंगे। पाई बटा 6, पाई बटा 4, पाई बटा 3, पाई बटा 2, 2 पाई बटा 3, 3 पाई बटा 4 बढ़ते जाएंगे 5 पाई बाई 6 और इसके बाद पाई। फिर मान बढ़ाएंगे 7 पाई बटा 6, 5 पाई बटा 4, 4 पाई बटा 3, 3 पाई बटा 2। फिर आगे मान बढ़ेंगे 5 पाई बटा 3, 7 पाई बटा 4, 11 पाई बटा 6 और 2 पाई। ये आपका x डैश को देंगे। अब यही तक सीमित नहीं है, अब मान को भी देख ले हम। 1 2 बटा √3 √2 अपरिभाषित इंफिनिटी, यानी ये बढ़ते हुए जा रहा है कहां तक? इंफिनिटी तक। तो मैं क्या करूं यहाँ पे 1 को कुछ यूं दे दूं वैल्यू आपका, ये हुआ 1। थोड़ा ज्यादा ही होगा 2 बटा √3 का वैल्यू, 2 बटा √3 मैं यहाँ दे देता हूं और अगला वैल्यू √2 होगा और अगला वैल्यू हमारा 2 होगा। वैसे ही हम लोग अप्रोक्स कुछ अंदाज से ही अप्रोक्स वैल्यू हम लोग नीचे भी लेते हैं। ये होगा -1, कुछ नीचे आएंगे 2 बटा √3 माइनस में, √2 माइनस में और 2 माइनस में। हमने मान को कुछ समायोजित कर लिया। अब चलिए इन सभी के लिए हम पॉइंट को प्लॉटिंग करें। आइए पॉइंट को प्लॉटिंग किया जाए और ये बाबू हमारा y अक्ष है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए प्लॉटिंग करते हैं। देखिए कितना आसान है, आसान बहुत हुआ। देखिए तो 0 1 x 0 बट y का वैल्यू 1 एग्जैक्ट नहीं ऑन होगा। फिर आगे पाई बाई 6 2 बटा √3। देखिए पाई बटा 6 2 बटा √3। आगे बढ़ेंगे पाई बटा 4 √2। आगे बढ़ जाएंगे पाई बटा 3 मान इसका एग्जैक्ट 2 होगा। फिर देखिए पाई बटा 2 के लिए अपरिभाषित है, नहीं लेके चलेंगे, अनंत है।
2 पाई बटा 3 माइनस में 2, देखिए 2 पाई बटा 3 एग्जैक्ट आपका कुछ यूं माइनस में 2 हुआ। फिर आगे देखिए 3 पाई बटा 4 माइनस में रूट 2, माइनस में रूट 2। फिर देखिए 5 पाई बटा 6 माइनस में 2 बटा रूट 3 और इसका वैल्यू 1, पाई पर वैल्यू -1, ठीक है। और आगे बढ़े 4 पाई बाई 7 पाई बाई 6 माइनस 2 बटा रूट 3, इसका मान -2 बटा में रूट 3 है, ठीक है। 5 पाई बटा 4 का मान माइनस में रूट 2 है, ओके। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये एग्जैक्ट आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़िए 5 पाई बटा 3 के वैल्यू 2, 5 पाई बटा 3 के वैल्यू आपका 2 और 7 पाई बटा 4 रूट 2, 11 पाई बटा 6 2 बटा रूट 3 और एग्जैक्ट इसका वैल्यू 1 इधर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे सेक फंक्शन के लिए एक खास बात कि सेक में जो थीटा माइनस में यदि रहे तो इसका केवल सेक थीटा होता है, माइनस से कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो इधर मान होगा वही मान माइनस में भी होगा। तो यहाँ जरा माइनस हम लोग पुट कर दें, माइनस पुट नहीं किया गया है इसमें। तो अब देखिए हम लोगों ने माइनस पुट कर लिया। अब यहाँ अगर आप देखिए वही मान माइनस में भी सेम मान एक ही होगा, पाई बाई 6 का मान इतना ही, ठीक है। पाई बाई 6 का 0 का पाई बाई 6 का मान 2 बटा रूट 3, देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और पाई बाई 4 का मान रूट 2, पाई बाई 3 का मान एग्जैक्ट 2, ठीक है। अब नीचे आगे बढ़े 2 पाई बटा 3, 2 पाई बटा 3 इसका मान डायरेक्ट आपका 2 होगा, माइनस में 3 पाई बटा 4 माइनस रूट 2 होगा और -2 बटा रूट 3 होगा और पाई का मान -1 होगा एग्जैक्ट। फिर आगे बढ़ेंगे तो -2 बटा रूट 3, देखिए -2 बटा रूट 3 माइनस रूट 2 और इसका वैल्यू एग्जैक्ट 2 हो गया, ठीक है। उधर बढ़ेंगे तो वैल्यू आप देखिए इसका 5 पाई बटा 3 का वैल्यू 2 है, फिर रूट 2 है, फिर 2 रूट 3 है, फिर आपका वैल्यू 1 है। इस प्रकार से आपका पॉइंट जो है हमने प्लॉटिंग कर लिया। अब हम इसे कर्व से ज्वाइन कर देते हैं। अगर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। देखिए कुछ यूं ज्वाइन होगा, ये डैश हो जाएगा भविष्य के लिए, क्योंकि यहां स्पेस नहीं है, कोई है नहीं। और जर के लिए डैश कर देंगे और ये देखिए ये तो अपना इधर है, हो गया। यही आपका सेक फलन का ग्राफ है। अब आप यहां कुछ खास चीजें देख रहे हैं कि पाई बाई 2 पर कोई भी ग्राफ कहीं भी टच नहीं किया है। ये पाई बाई 2 ही नहीं, पाई बाई 2 का कोई भी गुणज है वहां टच नहीं किया है बिल्कुल, और ये ना ही कभी टच करेगा, क्योंकि अनंत का कोई फिक्स मान अपना नहीं होता है। तो अब हमें ग्राफ को कुछ ऐसे भागों में, कुछ ऐसे खंड में विभाजित करना होगा जिसके लिए प्रत्येक खंड का परिसर जो है वो समान आना चाहिए, प्रत्येक खंड का परिसर समान आना चाहिए। तो जरा पहले हम लोग पॉइंट को जो प्लॉटिंग किए उसे कोऑर्डिनेट को लिखें। ये कोऑर्डिनेट है 0 1, ये कोऑर्डिनेट है आपका
पाई माइनस 1, ये कोऑर्डिनेट है 2 पाई 1, और अगला कोऑर्डिनेट है माइनस पाई माइनस 1, और ये माइनस 2 पाई एग्जैक्ट 1। कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया। अब आपको इसे ऐसे कुछ भागों में खंडित करना है जिनके लिए परिसर समान हो। जैसे देखिए, ये आपका एक से बढ़ते बढ़ते अपरिभाषित तक, यानी एक से बढ़ते बढ़ते अनंत तक जा रहा है। कहां जा रहा है? एक से बढ़ते बढ़ते ये अनंत की ओर भाग रहा है, और ये बाबू अनंत से आकर के लास्ट -1 तक आ रहा है। देखिए, एक हो गया एक से अनंत की ओर, अनंत से एक की ओर। अगर मैं यहाँ खंडन कर दूं तो हमें ऐसे मिलेगा एक से अनंत, अनंत से एक। हाँ, अगले भाग में एक से अनंत और अनंत से एक मिल गया। वैसे ही इधर भी देख रहे हैं तो एक से अनंत तो अनंत से एक, अगले भाग में एक से अनंत तो अनंत से एक, अर्थात प्रत्येक हम -1 और 1 के लिए खंडन भाग बनाएं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। इसको मैं छोटा कर देता हूं, इसका बड़ा कोई जरूरत हमें नहीं है। अब देखिए, मैं इसे लाइन से मिला देता हूं। जैसे देखिए, अगर मैं पाई से बिल्कुल अलग अलग कर दूं तो हमें खंडित भाग ऐसे मिलेंगे। यहां देखिएगा, मैंने खंडित भाग को ही समझना है आप लोगों को। अगर खंडित भाग आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए कि मैथ आपका आसान हो गया, कुछ भी नहीं है। अब देखिए, ये जितने भी खंड बट गए हैं इन सभी के लिए परिसर मैं लिखता हूं। देखिए, अगर मैं इस पार्ट के लिए परिसर का बात करूंगा तो ये मेरा परिसर क्या होगा? देखिएगा, कहां से? एक से अनंत की ओर। एक हमारा इंक्लूड है, अनंत इंक्लूड नहीं है। यूनियन एक से अनंत की ओर और अनंत से -1 की ओर, माइनस अनंत -1। ठीक है। अब मैं इस भाग की बात करूं तो इस भाग में भी आप देखिए, इसका भी परिसर जो हमारा निकल के आएगा एक से अनंत की ओर यूनियन अनंत से -1 की ओर। देखिए, इस भाग का परिसर इस भाग का परिसर के समान है, अर्थात जो हमारा खंड मिल रहा है वो सही हमने खंड प्राप्त किया है। इसका भी परिसर हमें कुछ वैसा ही मिलेगा, एक से अनंत यूनियन अनंत से -1। इसका भी यदि हम लोग परिसर का खंडन कर दें तो देखिए, यहां भी वही मिलेगा, एक से अनंत यूनियन अनंत से -1। तो आप लोग का ये कुछ परिसर मिला जो परिसर समान है सबके लिए, अर्थात जो हमारा खंड बना है, जो हमने कहीं भी ग्राफ को काट दिया है, इस सभी के लिए सेक जो है परिभाषित होगा। अब हम इसी खंड के लिए प्रांत को देखते हैं। तो हमारा देखिए प्रांत क्या होगा? प्रांत कहां से कहां है बाबू? ये ध्यान दीजिएगा, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2। पाई इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड है सम्मिलित है नहीं है? यहाँ 3π/2 सम्मिलित नहीं है, लेकिन 2π सम्मिलित है। जो सम्मिलित नहीं होगा छोटा कोष्ठ, और जो सम्मिलित होगा बड़ा कोष्ठ, ये आपका प्रांत होगा। वैसे इसका भी प्रांत हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, कहां से? 0 से π/2, 0 से π/2 यूनियन π/2 से π। इसका परिसर, इसका प्रांत क्या होगा? देखिए, -π से छोटा होता है हमेशा, पाई से छोटा रखिएगा, अर्थात -π से -π/2 यूनियन -π/2 से वैल्यू बाबू 0। अगला प्रांत हम लोग का इसमें क्या होगा? देखिए, -2π से -3π/2, छोटा कोष्ठ बड़ा कोष्ठ। देखिए, यूनियन छोटा कोष्ठ -3π/2 से -π। तो देखिए, सभी अंतराल के लिए जितने भी हमने खंड बनाए हैं, सभी खंड के लिए प्रांत हमारा अलग अलग है, परंतु
परिसर जो है वो समान है, अर्थात अगर प्रत्येक हम एक खंड पर सेक फलन को परिभाषित करें तो इसके लिए यह जो है एकाकी आच्छादी होगा सभी खंड के लिए। इसे हम लिखेंगे कि जो हमें निम्नलिखित खंड प्राप्त हैं सभी खंडों पर हमारा सेक फलन जो है एकाकी आच्छादी परिभाषित है, जिस कारण से इसका प्रतिलोम संभव है। क्लियर? ये बढ़िया से ग्राफ समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग इसको एक भाषा देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इसे आप लोग नोट करेंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसको अच्छे से ग्राफ बनाइए, आप ग्राफ पेपर का यूज कीजिए और बेहतर ग्राफ बनेगा। यहाँ तो ग्राफ पेपर नहीं है, थोड़ा सा अप डाउन इसका लेंथ चला गया है, नहीं तो आप लोग ग्राफ जो होगा बेहतर हटा दीजिएगा। ये जो कर्व मिलाइएगा हमेशा स्ट्रेट लाइन से मत मिलाइएगा, कर्व गोलाकार बनाइएगा, गोलाकार साइड से ये मिलता है। ठीक है? तो चलिए अब मैं भाषा दे दूं। अतः सेकंड फलन प्रांत, कौन कौन प्रांत है बाबू? -2 पाई -3 पाई बाय 2 यूनियन -3 पाई बाय 2 माइनस पाई कॉमा, फिर बोलिए -पाई बाय 2 यूनियन -पाई बाय 2 0 कॉमा, आगे बढ़िए 0 से पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 से पाई तथा अगला है पाई से 3 पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, और परिसर क्या बाबू? एक इंफिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी टू -1 के लिए एकाकी आच्छादी है। क्या है? एकाकी आच्छादी है। ठीक है? ओके, इसलिए इसका प्रतिलोम संभव है। देखिएगा सबका परिसर जो है समान आ रहा है। अर्थात इसे कहने का मतलब है 6 such that -2 पाई -3 पाई बाय 2 यूनियन -3 पाई बाय 2 पाई टेंस टू -इन्फिनिटी 1 to infinity यूनियन -इन्फिनिटी -1। अगला भाग किस पर परिभाषित है? सेक -पाई बाय 2 यूनियन -पाई बाय 2 0 टेंस टू 1 इंफिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी -1। अगला 0 to पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 2 पाई टेंस टू 1 to infinity यूनियन -इन्फिनिटी -1। अगला पाई 3 पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 2 पाई टेंस टू 1 इंफिनिटी -इन्फिनिटी -1। इन सभी के लिए
यह एकाकी अछाती है। इन सभी पर क्या है? एकाकी अछाती है। क्लियर ना? इसलिए सेकेंड फलन का उपरोक्त अंतरालों पर उपरोक्त प्रांत तथा परिसर पर प्रतिलोम संभव है। ठीक है, ये जो अभी आपको हमने ऊपर ये प्रांत परिसर आपको बताया, इन सभी के लिए सेकेंड फलन का प्रतिलोम संभव है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड फलन को प्रतिलोम को अब हम लोग परिभाषित करें। तो कैसे सूचित किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे आगे की ओर। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकेंड फलन का प्रतिलोम, देखिए सेकेंड फलन के प्रतिलोम को सेक इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। किसको सूचित करना है? सेक इनवर्स द्वारा, अर्थात सेक इनवर्स से किस प्रकार से प्रांत परिसर में परिवर्तन होगा उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, समझेंगे। इसके प्रांत और परिसर में परिवर्तन को किस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा, ज्ञात किया जाएगा उसे। देखिए, तो इसका कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि फलन जो है x टेंस टू y है, आपको पढ़ाया गया है पहले, तो ये भी पढ़ाया गया है कि इनवर्स जो होता है y टेंस टू x होता है। क्लियर? अब यदि sec x इज इक्वल टू y है, तो x अकेले करेंगे, सिंगल करेंगे तो sec इनवर्स y होगा, और जो y टेंस टू x पर परिभाषित होगा। क्लियर ना? तो इस प्रकार से हमें यहाँ दो चीजें मिलेगी जो कि मैथ्स के लिए काफी यूजिंग है, हमारे लिए उपयोगी है। सेक इनवर्स सेक x, इसका मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि इनवर्स हो, सेक के साथ कोई थीटा लगा हो, इसका वैल्यू कितना होगा? तो देखिए बहुत इजी है, निकाल लेते हैं। सेक इनवर्स, देखिए सेक x का वैल्यू कितना है? y, हम यहाँ y लिखेंगे। सेक इनवर्स y का वैल्यू कितना है? x आ गया। बहुत इजी, जितना थीटा उतना ही आपका मान, जितना थीटा उतना ही आपका मान। अगला पढ़े हम लोग सेक इनवर्स। इस बार हम लोग सेक को बाहर रखते हैं, सेक इनवर्स y से कुछ फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए सेक इनवर्स y का मान बाबू x है और सेक x का वैल्यू y। देखिए जो थीटा y यहाँ पर प्राकृतिक संख्या सॉरी वास्तविक संख्या y यहाँ है, वही y यहाँ आपका आंसर होगा। क्लियर? तो चलिए ये समझ गए कि इनवर्स कहने का मतलब है प्रांत को परिसर बनाएंगे और परिसर को प्रांत बनाएंगे। अर्थात जो हम लोग उपरोक्त अभी जो पीछे हम लोग देखे सेक के फलन के लिए हम लोग एकाकी छाती के लिए जो परिभाषित किए थे अंतराल, उन्हीं को यदि हम पलट दें, यानी कि प्रांत को परिसर और परिसर को प्रांत बना दे, तो हमें इसका इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। सेक इनवर्स में प्रतिलोम की कितने शाखाएं होती हैं, वे सारे शाखाओं को हम लोग लिख रहे हैं अभी। देखिए इस प्रकार से आपको सेक इनवर्स की पहली शाखा, कोई भी शाखा, बहुत तरह की शाखाएं हैं, हम लोग लिखते हैं। सबका जो प्रांत है बाबू 1 to infinity माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, ये आपका सब में यही प्रांत होगा। टेंस टू,
अब परिसर सबका बदलेगा, देखिए जैसे -2 पाई -3 पाई बाई 2 यूनियन -3 पाई बाई 2 टेंस टू पाई, एक शाखा हुआ। दूसरी शाखा हम लोग की बनेगी सेक इनवर्स 1 इंफिनिटी यूनियन -∞ -1 टेंस टू पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 0। हमारी अगली शाखा होगी सेक इनवर्स 1 to infinity यूनियन -∞ -1 टेंस टू, यहां वैल्यू देखिए 0 to पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 टेंस टू पाई। क्लियर? हमारी अगली शाखा होगी बाबू सेक इनवर्स 1 to infinity यूनियन -∞ -1 टेंस टू पाई बाई 2 सॉरी पाई टू 3 पाई बाई 2 यूनियन 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। यही हमारी शाखाएं हैं। अब देखिए ये सारी प्रतिलोम की शाखाएं, इसमें एक खास बात है, ये जो आपकी प्रतिलोम की शाखा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो शाखा है प्रतिलोम का, इसे कहा जाता है मुख्य मान शाखा। इसका क्या नाम है? मुख्य मान शाखा। तो इसको हम लोग परिभाषित कर लें, सेक इनवर्स की वह शाखा जिसका परिसर कितना है बाबू? 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 to पाई हो, उसे मुख्य मान शाखा कहा जाता है। क्लियर ना? इससे क्या बोला जाएगा? मुख्य मान शाखा। इसके अंतर्गत यानी कि इस परिसर के अंतर्गत जो सेक इनवर्स का मान प्राप्त होता है उसे मुख्य मान कहा जाता है, तथा इस परिसर के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सेक इनवर्स के मान को मुख्य मान कहा जाता है। ना, जो मान प्राप्त होगा उसे मुख्य मान, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो शाखा होती है 1 to infinity यूनियन -∞ to -1 टेंस टू 0 to पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 टेंस टू पाई, ठीक है। और जो सेक इनवर्स x = y होना चाहिए वो बिलोंग्स करना चाहिए पाई बाई 0 to पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 टेंस टू पाई, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो इसका y का मान है अर्थात जो सेक इनवर्स का मान होना चाहिए वो कहां से कहां बिलोंग्स करना चाहिए। यही मैंने इसी के लिए मैंने इतना आप लोगों को ग्राफ सिखाया। हमने यहाँ पे कुछ अंतराल निकालिए इन सभी मानों के लिए, किसी पर भी इस पे बनाए, इस पे बनाए, इस पे बनाए, किस पे बनाए हमारा सही होगा। परंतु जब ही क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि आप मुख्य मान निकालिए तो ध्यान दीजिएगा केवल इसी शाखा में हमारा आंसर होना चाहिए। तो चलिए अब कुछ बाबू हम लोग एग्जांपल्स कर लेते हैं, इस पर एग्जांपल कर लिया जाए जो कि आप लोग काफी ज्यादा लाभदायक होगा एक्सरसाइज के लिए। देखिए बहुत प्रकार का क्वेश्चंस आप अपने से घर पे सेट करके और उसका आंसर भी कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो गई है, मैं ग्राफ से चल के आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज देने के प्रयास किया है मैंने। चलिए एग्जांपल ले लिया जाए।
देखिए मान लीजिए सेक इनवर्स 2 आपका क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2, और आपसे कहा जाए कि आप इसको हल कीजिए अर्थात इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। चलिए मुख्य मान निकालते हैं। सेक इनवर्स 2 मान निकालिए। देखिए सेक इनवर्स 2 का मान कितना होगा, आप ध्यान देंगे कि 2 सेक में 2, इसमें सेक में 2 कितने रेडियन का मान होता है, तो कितने रेडियन में आप जो ही जाएंगे आपको मालूम चलेगा π/3 रेडियन का ये मान होता है। सेक π/3 सिंपल है। सेक से सेक इनवर्स, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया सेक इनवर्स सेक x इज x, सिंपल आंसर आपका होगा π/, which is belongs to 0 to π/2 union π/2 tends to π, इसी के बीच में है, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करता हूं, सेक इनवर्स -2/√3। अब यहां निगेटिव आ गया, इसका भी हम लोग हल ज्ञात करेंगे। सेक इनवर्स -2/√3, चलिए इसको हल किया जाए। देखिए सेक इनवर्स माइनस ये कितने रेडियन का है π/6, बट आप ध्यान दीजिएगा ये तो निगेटिव हो गया ना, तो आपको ये पता है कि चतुर्थांश नंबर 2 में सेक निगेटिव होता है, उसका फॉर्मूला होता है π-θ। यूं कहने का मतलब है सेक π-θ सेक थीटा, ये आप लोग पढ़े क्लास 11 में। ध्यान दीजिएगा सेक π-θ सेक थीटा को ज्यादा नहीं करना है। अगर हम लेफ्ट से राइट जा सकते हैं तो राइट से लेफ्ट भी हमें आने का परमिशन है, अर्थात π-θ से माइनस आ सकते हैं, माइनस को भी हम इस रूप में एडजस्ट कर सकते हैं, अर्थात हम इसको भी उसी प्रकार एडजस्ट कर देंगे। देखिए अब ये कितना इजी हो जाएगा, बहुत इजी है। सेक इनवर्स सेक π-π/6, फाइनली सेक इनवर्स सेक माइनस कीजिए 5π/6, कैंसिल आउट 5π/6 which is belongs to 0 to π/2 union π/2 tends to π। तो मैंने पॉजिटिव भी सॉल्व करके दिखा दिया, नेगेटिव भी कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है। पाई में से जितना, बस आप रेडियन लिखिए और उस रेडियन को पाई में से घटा दीजिए, वही आपका आंसर होगा, बहुत आसान है। अब अगला एक एग्जांपल मैं आप लोग करूंगा जिसमें प्रांत निकालने के लिए, क्योंकि पता है मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे कि प्रतिलोम सेक इनवर्स के प्रतिलोम में इसका जो प्रांत है वो फिक्स है, 1 से अनंत तक और माइनस अनंत से -1 तक फिक्स है। तो इसके लिए कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सेक इनवर्स का आप प्रांत ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक ऐसा भी एग्जांपल हम करें, सेक इनवर्स का हमें जहां प्रांत निकालना। तो देखिए अगला एग्जांपल हम करेंगे, अगला एग्जांपल होगा सेक इनवर्स 2x + 3 का प्रांत निकालना। अगर इसका हमें प्रांत ज्ञात करने दिया जाए तो भी इसकी भी आसानी से हल करेंगे। देखिए हल कैसे करेंगे, देखिए चूंकि सेक इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो कितना होता है, 0 to π/, 1 to infinity यूनियन -∞ -1 नहीं जानते। इसका मतलब होता है कि 1 से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा -1 से। क्यों, देखिए 1 से इन्फिनिटी, 1 से बड़ा 2 3 4 1 भी रहेगा, 1 2 3 4 5 6 सब मान होगा, और साथ में -1 से छोटा अर्थात -2 -3 -4, तो 1 और -1 के बीच का मान संभव नहीं है।
इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए जब यहाँ x है तो यहाँ x है, जब इसके लिए निकालना हो, अतः सेक इनवर्स 2x प्लस 3 का हमें अगर प्रांत ज्ञात करना है तो इसके लिए एक से यहाँ मान चिन्ह करेंगे, एक से तो यहाँ 2x प्लस 3 मान रख देंगे 2x प्लस 3। हल कीजिए, हमें यहाँ x चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ हमें x चाहिए तभी हम प्रांत लिख सकते हैं। तो 3 को दोनों तरफ से आप घटा दीजिए, सब में से 3 घटाइए, देखिए रिजल्टेंट आ गया -2x -4। अब सब में आप 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको रिजल्टेंट आया -1x -2 आ गया। x यहाँ x था, यहाँ भी x आ गया, तो हम लोग आता लिख सकते हैं जो प्रांत होगा हमारा कहां से कहां होगा, -1 से इंफिनिटी होगा, यूनियन होगा -2 से सॉरी -इंफिनिटी टू -2, -इंफिनिटी टू ठीक है। हम ये लेफ्ट को लेफ्ट में रखे और राइट के मान को राइट में रखे, क्लियर। तो इस प्रकार से हमें मान ज्ञात हुए प्रांत का। और ऐसे ही आपसे जितने भी क्वेश्चन किए जाएं सेक इनवर्स को प्रांत ज्ञात करने के लिए बस सिंपल है, x के जगह उसका मान परिवर्तित कीजिए और वहां से उसमें से जितनी भी संख्याएं जोड़ी घटाई गई है उन्हें हटाइए और बिल्कुल x बनाइए और यही सब दोबारा से प्रांत उसका लिख सकते हैं। तो अब इस प्रकार से आप लोग का सेक इनवर्स के प्रतिलोम फलन का थ्योरम समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कौशिक फलन के लिए प्रतिलोम फलन की पढ़ाई करेंगे।